ओके तो आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसे देश से जो कि भाई फुली डिजिटलाइज्ड होने वाला पहला देश है। यहाँ पे आप जो भी काम सोच सकते हो ना, सब काम डिजिटल ही होते हैं। चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे वो अस्पताल में इलाज हो, इवन यहाँ के अगर आप वोटिंग करने जाओगे, चाहे आपको प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना है, चाहे कोई छोटा मोटा मिनिस्टर चूज़ करना है, उसकी भी वोटिंग आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन कर सकते हो। जस्ट घर बैठे अपने फ़ोन पे कोई वेबसाइट खोलो, ऐप खोलो और आप अपनी कोई भी काम आप अपना इस देश में ऑनलाइन कर सकते हो। आपका मैं स्वागत करता हूँ एस्टोनिया से, जो कि है एक बाल्टिक कंट्री में देश। अभी मैं हूँ उसकी कैपिटल तालिन और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये खूबसूरत देश। अगर बात करें इन बाल्टिक देशों की, तो इन बाल्टिक देश में 3 मेनली देश आते हैं, जिनमें आता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये देश ऐसे हैं जिनका हम नाम मतलब नॉर्मल बहुत कम ही सुनते हैं, क्योंकि ये देश इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत छोटे छोटे देश हैं। और ये देश काफ़ी ज़्यादा मतलब मिक्स कल्चर रखते हैं, क्योंकि इनको इंडिपेंडेंट हुए, इनको आज़ाद हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। साल 1991 तक ये सोवियत यूनियन, जो प्रेजेंट डे रशिया है, उसका पार्ट हुआ करते थे। फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और उस टाइम पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ बन के आई थी, जिसमें यूक्रेन भी एक कंट्री थी, और वैसी ही 3 कंट्रीज़ ये थी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया बिल्कुल ही इन बाल्टिक कंट्रीज़ के नॉर्थ में है। यहाँ से 1-2 घंटे की अगर आप बाल्टिक सी क्रॉस करते हो तो आप पहुँच जाते हो स्कैंडिनेविया, जिसमें फ़िनलैंड वगैरह ऐसे देश आते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली सीरीज़ में दिखाया। और उसके बाद मैं फ़ेरी लेके फ़िनलैंड से हेलसिंकी, जो कि फ़िनलैंड की कैपिटल है, वहाँ से फ़ेरी लेके 2 घंटे की फ़ेरी लेके मैं पहुँच गया था तालिन। और आज के वीडियो में हम इस तालिन को एक्सप्लोर करेंगे, इस पूरे बाल्टिक रीजन को। हम इसकी जो मेन सबसे बड़ी कैपिटल है इसको देखेंगे और जानेंगे कि क्या रीज़न है कि अभी मतलब कुछ ही साल इनको आज़ादी मिले हुए हुआ और ये इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो गए कि यहाँ के स्कूल्स में एआई पढ़ाया जा रहा है। यहाँ की सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं भाई। मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम, इतना ज़्यादा हाईली एडवांस सिस्टम कैसे एक देश फॉलो कर सकता है। और खाली ये देश नहीं, मतलब इसी देश का जो मॉडल कॉपी करते हुए जो एडवांस देश हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, वो भी इस देश का मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा देश इतना ज़्यादा डिजिटली एडवांस हो सकता है। अभी मैं तालिन के ओल्ड टाउन एरिया में घूम रहा हूँ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिडीवल आर्किटेक्चर दिखेगा। काफ़ी घूमने के लिए पॉपुलर है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे मैंने इंडियन टूरिस्ट भी यहाँ पे देखे। और मतलब काफ़ी इसमें काफ़ी आपको मिक्स आर्किटेक्चर दिखेगा, जैसे पुराना सोवियत टाइम में होता था, फिर यूरोपियन भी इसमें आपको मिक्स मिलेगा। तो अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे चर्च वगैरह मिलेंगे, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी, काफ़ी सारे व्यू पॉइंट भी मिलेंगे जहाँ से आप मज़ा उठा सकते हो। अभी मैंने वॉक करते करते ऐसे ही देखा, यहाँ ना ट्रेन्स खड़ी हुई थी, तो पता लगा कि मैं ट्रेन स्टेशन में पहुँच गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ एंट्री एग्जिट ऐसा कुछ नहीं होता है। पीछे रोड है और यहाँ से घूमते फिरते आप एकदम से आप दिखेगा कि आप ट्रेन स्टेशन के अंदर पहुंच गए हो, सीधा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो। मेरे पीछे आप देखोगे, ये देखो यहाँ सारी ट्रेन्स खड़ी हुई हैं, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आसानी से सिस्टम होता है, कोई यहाँ पे कैसे काउंटर वगैरह नहीं है। सारी टिकट्स यहाँ पे आप ऑनलाइन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका और एक बड़ी ख़ास बात, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लोकल के लिए फ्री होता है। इनको डिजिटल पास इशू किए जाते हैं, जिससे आप पूरे तालिन में, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हो तो आराम से घूम सकते हो, आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी ओल्ड टाउन के बगल में ही ना ये एक तुर्ग नाम से मार्केट बनी हुई है, मतलब मार्केट को बोलते हैं यहाँ पे तुर्ग। काफ़ी आइकॉनिक है यहाँ की मार्केट है। ज़रा इसके अंदर चल के देखते हैं, हमारे को थोड़ा सा और पता लगेगा यहाँ की लोकल लाइफ का। तो ये ना काइंड ऑफ एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, लेकिन काफ़ी देखो क्यूट सा है। यहाँ पे ऐसे काफ़ी आपको क्यूट सी दुकानें, रेस्टोरेंट और इस टाइप का माहौल मिलेगा। काफ़ी कोज़ी है। और ऊपर यहाँ पे कोई अभी फंक्शन सा चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। पर यहाँ पे शॉपिंग की काफ़ी आपको चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। लोकल लाइफ आप यहाँ पे थोड़ी बहुत देख सकते हो, मॉडर्न लोकल लाइफ। जहाँ एक साइड पे बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, वहाँ पे एक साइड पे कुछ आपको इस टाइप की मार्केट भी मिल जाएगी। जैसे फड़ी वाली मार्केट होती है ना, छोटी छोटी दुकानें, और बाहर जो सड़कों पे लगा के सामान रख देते हैं, उस टाइप का बाज़ार भी देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा हुआ है भाई। काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग ये बना हुआ है। देखो एंटीक की दुकान यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएंगी। देखो एंटीक की दुकान बनी हुई है, जहाँ पे ये काफ़ी ऐसे सोल्जर टाइप से भी रखे हुए हैं और काफ़ी सारी आइटमें रखी हुई हैं। अंदर पूरा इसमें कलेक्शन है भाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं जो एंटीक चीज़ें होती हैं। ये देखो कैसे कपड़े वपड़े पहना के, जो पहले रशियन सोवियत सोल्जर्स होते थे, उनकी आपको काफ़ी पुरानी आइटमें यहाँ पे आपको ख़रीदने को मिल जाएंगी। ये एक दुकान ही नहीं, यहाँ पे पूरी मार्केट ही आपको एंटीक चीज़ों की मिलेगी। देखो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे
ये सब चीज़ें ही मिल जाएंगी जो आपके कोट वगैरह पे लगाने के लिए होते हैं, और गन्स ये वो भाई पुरानी आइटम काफ़ी ज़्यादा है, फ्लैग्स वगैरह जो पुराने टाइम के होते थे आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये पूरा एरिया ही ऐसा बना हुआ है जहाँ पे सारी आपको एंटीक चीज़ें मिलेंगी। ये देखो इधर भी सारी दुकानें एंटीक चीज़ों की है, पुरानी पुरानी बुक्स और ये वो गिलास कप। एक एंटीक शॉप के अंदर आया हुआ था, यहाँ देखो भाई कितने पुराने पुराने औजार भी बिक रहे हैं यार, कैसी कैसी चीज़ें, टूल्स, ये वो पुराने रेडियो यहाँ पे रखे हुए हैं, घड़ियाँ कौन से ज़माने की भाई, सीडी डीवीडीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ऊपर देखो बैग्स वगैरह रखे हुए हैं जो पुराने ज़माने में बैग्स यूज़ होते थे, काफ़ी सारे। देखो ये इसके पार्ट हो गए वोल्ट मीटर टाइप से, और भी बहुत ही भाई पुरानी चीज़ें यहाँ पे आप ख़रीद सकते हो एंटीक बाज़ार में। अभी इसी बाज़ार में एक बायो सेक्शन बना हुआ था जहाँ पे आपको इको फ्रेंडली बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ पे मुझे एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ दिखी। ये देखो मेरे पीछे, यहाँ पे देखो आपको अलग अलग चीज़ें बनी हुई दिखेंगी, जैसे काजू वगैरह पड़े हैं, बादाम पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपको दालें वगैरह, मतलब काफ़ी आपको सीड्स और इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी। देखो यहाँ पे सारी दालें हैं, और इनको ख़रीदने का तरीका ये होता है कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप अपना लिफाफा रख सकते हो, अपना बर्तन रख सकते हो, और उसके बाद यहाँ से जब आप इसको खींचोगे, इसको नीचे करोगे तो चीज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यहाँ से बंद कर दोगे तो आपका लिफाफा जितना भरा हुआ है आप उसका वेट कर लो, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, ठीक है। रेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको कितना चाहिए, और आप अपने बर्तन भी भर सकते हो, मतलब अपने घर से लिफाफा ला सकते हो, या फिर ये कागज़ के लिफाफे होते हैं, आप इनमें भर के अपनी चीज़ों को ले जा सकते हो। तो बहुत ही सही कॉन्सेप्ट लगा इससे, मतलब प्लास्टिक का यूज़ कम होता है, आप अपने बर्तनों को ला के यहाँ से चीज़ें भर सकते हो, और जितनी चाहिए आपको आसानी से भर सकते हो। यहाँ पे देखो ये काजू बादाम वगैरह का भी इसका अलग सिस्टम है, इसमें ये ऐसे खोलो, और ये यहाँ पे इसमें देखो ये काइंड ऑफ उठाने के लिए रखा हुआ है, इससे आप अपना भर सकते हो। तो सही लगा यार, काफ़ी सही तरीका है। बाकी और यहाँ पे आपको बहुत सारी आइटमें मिल जाएंगी जो सारी बायो चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हो गए, आपको वेजिटेबल्स होगी, और काफ़ी भांति की चीज़ें। तो भाई 1991 में इस देश को आज़ादी मिली जब सोवियत यूनियन से, तो उसके बाद यहाँ पे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। तो इस देश ने सबसे पहले जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सोची कि भाई इसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1996 तक आते आते इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के चेंजेस लाए, जिससे इन्होंने इंटरनेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और 1996 में इन्होंने एक टाइगर लीप नाम से एक प्रोग्राम चलाया, जिसके अंतर्गत जो यहाँ के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जो सरकार के इंस्टीट्यूशंस थे, उनको काफ़ी हद तक कंप्यूटराइज्ड किया गया। साथ ही में सबसे बड़ी जो उन्होंने काम किया, जो यहाँ के स्कूल्स थे, जितने भी सारे स्कूल्स थे, उनको डिजिटल कर दिया, मतलब वहाँ पे इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया, वहाँ के लोगों को, बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाया, जिससे कि एक बड़ी नींव रखी गई इस पूरे देश को डिजिटलाइज करने की। अच्छा, फिर आया साल 2000 का, जब यहाँ की सरकार ने इंटरनेट को एक बेसिक ह्यूमन राइट बना दिया। मतलब साल 2000 में इंडिया में इंटरनेट उस टाइम पे बहुत कम एग्जिस्ट करता था, लेकिन यहाँ पे उसको एक बेसिक चीज़ बना दिया। यहाँ पे सरकार फ्री वाईफाई देने लगी लोगों को पब्लिक स्पेसेस में, और साथ ही में जो काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उनको इलेक्ट्रॉनिक करने का सोचा गया, मतलब कर दी गई उस टाइम पे साल 2000 में ही। आज से कितने 25 साल पहले ये काम यहाँ की सरकार कर चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क भी आपको बहुत सही मिलेगा। ये यहाँ की एक ट्रैम आ रही है जिसको अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ, नंबर 2 ट्रैम है ये। काफ़ी देखो नई मॉडर्न आपको ट्रैम मिलेगी। यहाँ पे एक पुरानी ट्रैम भी चलती है जिसमें मैं सफ़र करना चाहता था, पहले एक बार नई ट्रैम का सफ़र कर लेते हैं। बाकी यहाँ की ट्रैम्स में ट्रैवल करने के लिए ना हमने इस टाइप का एक पास ले लिया था, इसका नाम है यूईस कार्ड, और इससे हम 3 दिन तक ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ की सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। और इसकी कॉस्टिंग जो हमें आई थी वो आई थी 9 यूरो, जो कि इंडिया में जाता है लगभग 800 रुपये। तो 800 रुपये में 3 दिन यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप फुल ऑन ट्रैवल कर सकते हो। बाकी इस टाइप की कुछ यहाँ की ट्रैम है, काफ़ी सही ट्रैम है। अब जब इतनी सब चीज़ें डिजिटली होने लगी थी, तो साल में 2001 में इन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोला गया एक्स रोड। तो ये सिस्टम बेसिकली था, इस सारे जो सिस्टम है मतलब इसको सिक्योर बनाने के लिए, और सब डाटा को, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन सब चीज़ों को यूज़ करने लगे थे, ऑनलाइन सर्विसेज को। तो इन्होंने एक मेन सिस्टम बना दिया था जो सेंट्रली मतलब सारे डाटा को इकट्ठा रखता था, सेफ़ तरीके से रखता था, और बाकी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे वो इस डाटा को एक्सेस कर सकते थे। और फिर उससे अगले ही साल यानी साल 2002 में यहाँ पे डिजिटल आईडी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते मतलब आपको मैंडेटरी हो गया था कि आपको डिजिटल आईडी रखनी ही रखनी है। और जितने भी काम आप कर सकते थे, मतलब बैंक वगैरह का काम हो गया, फिर कोई भी बड़ा काम अगर आपको करना है जहाँ पे आपको आईडी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको डिजिटल आईडी मतलब ऑनलाइन आईडी, कोई कार्ड नहीं,
कार्ड वाला कंसेप्ट तो यहाँ बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था, सब कुछ डिजिटल आईडी से आपका हो जाता था। और फिर आया साल 2005 का, जिसमें एस्टोनिया एक पहला ऐसा देश बना जिसने इंट्रोड्यूस की ऑनलाइन वोटिंग। मतलब अगर आपको वोट करना है आपके मिनिस्टर के लिए, कोई भी इनके इलेक्शन है, तो उसमें आपको कहीं वोटिंग काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई घर पे आएगा आपका वोट लेने के लिए। आप सिंपली कोई वेबसाइट खोल के वोट कर सकते हो। और आज के टाइम में, आज 2025 चल रहा है और इस टाइम पे मतलब दोनों सिस्टम चलते हैं। अगर आप जाके वोट करना चाहो आप जाके ही वोट कर सकते हो, अगर आप घर बैठे बैठे करना चाहो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। तो आज के टाइम में लगभग 50% यानी कि आधी पॉपुलेशन इस पूरे देश की ऑनलाइन वोट करना पसंद करती है। अब इतनी सब चीज़ें यहाँ पे डिजिटलाइज हो रही थी तो एक ख़तरा ये भी बन गया था कि भाई कोई यहाँ का डाटा चुरा ना ले, क्योंकि यही ख़तरा रहता है जब डिजिटल सर्विसेज ज़्यादा हो जाती हैं। तो यही हुआ यहाँ पे साल 2007 में दुनिया का सबसे पहला एक नेशन वाइड मतलब पूरी कंट्री के डेटा के ऊपर अटैक हुआ। बताते हैं कि ये डाटा अटैक हुआ था रशिया के द्वारा, और तब उस कारण से इनको अपना एक बैकअप प्लान बनाना पड़ा और एस्टोनिया ने एक दुनिया का पहला एक डाटा एम्बेसी बनाई, मतलब जिसमें यहाँ की सारा गवर्नमेंट का डाटा किसी और कंट्री में स्टोर किया गया, सो दैट अगर यहाँ पे अटैक आ जाता है तो जो मेन कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो आपका बचा रह जाए। तो लक्ज़मबर्ग में पहली बार एस्टोनिया ने, मतलब किसी भी कंट्री ने बनाया, वो बनाया गया था एस्टोनिया के द्वारा लक्ज़मबर्ग में। यहाँ पे ना घरों का आर्किटेक्चर आपको काफ़ी मतलब मॉडर्न भी मिलेगा, लेकिन काफ़ी आपको घर ऐसे, जैसे ये वाला घर देखो कितना पुराने टाइप का बना हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। लोग अभी भी इन घरों में रहते हैं। और ये कंट्री साइड में नहीं हूँ, ये मैं मेन कैपिटल सिटी में ही हूँ, थोड़ा सिटी सेंटर से बाहर आया हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखो, और बीच में ऐसे यहाँ पे ट्रैम का बहुत ही तगड़ा नेटवर्क है, तो ट्रैम आपको अक्सर जाती आती है दिखेंगी। तो यहाँ पे देखो 2 ट्रैक बने हुए हैं और इस साइड पे यहाँ पे इनका स्टेशन बना हुआ है। हर 2-3 मिनट में एक आधी ट्रैम आ जाती है। आजकल मौसम थोड़ा सा स्प्रिंग का चल रहा है, मतलब अभी विंटर ख़त्म हुआ है तो पेड़ पौधे यहाँ पे सारे सूखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा धूप का है तो लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं। अब ये हमारी देखो एक और ट्रैम आ रही है, ये पुराने वाली ट्रैम है। ये देखो कितनी पुरानी ट्रैम है, ज़रा इसका सफ़र करके देखते हैं इसमें कैसा सफ़र होता है हमारा। नंबर 2 सूर प्लाजा कहीं जाएगी है। यहाँ पे ना ये जो हमारा कार्ड होता है इसको टैप करना होता है। ये देखो यहाँ पे ऐसे टैप हो जाएगा, ग्रीन लाइट जल गई मतलब आप बैठ सकते हो। ये देखो भाई अंदर से ऐसी दिखती है ये ट्रैम, और पीछे इसमें ऐसा एरिया बना हुआ है जिससे बड़ा सा कूल नज़ारा आता है। ये देखो बढ़िया, यहाँ से कूल नज़ारा आता है, आप पूरा तल्लीन शहर देख सकते हो यहाँ से। और ये देखो ये नज़ारा मेट्रो का काफ़ी एडवांस है भाई। पर ये खाली बाहर से दिखने में पुरानी लग रही थी, अंदर से तो बहुत सही बनी हुई लग रही है, पूरा सिस्टम सेट लग रहा है अंदर इसके। अभी हम एक सुपरमार्केट में आए हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पे एक सुपरमार्केट तो ये है देखो। सुपरमार्केट के रेट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक पिज़्ज़ा शॉप बनी हुई है और इस टाइप के कुछ पिज़्ज़ा रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक स्लाइस मिलता है पिज़्ज़ा का। तो मैं आपको ज़रा रेट दिखाना चाहता था। तो इसे एक स्लाइस का अलग अलग वेट के हिसाब से है। तो भाई देखो ये 2.5 यूरो का, 200 रुपये का, ये हो गया 250 रुपये का, ये हो गया 300 रुपये का, वेट के हिसाब से है। तो पिज़्ज़ा का एक स्लाइस आपको 250-300 रुपये के आसपास यहाँ पे नॉर्मली पड़ेगा। और यहाँ पे एक कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है, अगर आपको चाय कॉफ़ी पीनी है तो सबसे सस्ती आपको भाई सुपरमार्केट में ही मिलती है। और यहाँ पे रेट देखोगे तो कैपुचिनो का रेट 1.69 है, जो कि इंडिया में लगभग 150 रुपये के आसपास हो गया। तो अपने आप से आप यहाँ से गिलास लेके यहाँ से कॉफ़ी बनाओ मशीन से, और चीनी वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हो, और उसके बाद आप मेन काउंटर पर जाके इसकी बिलिंग कर सकते हो। तो अभी मैं ज़रा एक कैपुचिनो बना लेता हूँ अपने लिए से। यहाँ से मैं गिलास लूँगा, गिलास को मैं यहाँ पर रख दूँगा और यहाँ पे मैं कैपुचिनो वाला बटन दबा दूँगा। तरता बढ़िया कॉफ़ी बन गई, तैयार हो जाएगी। अरे वाह, धुआं भी निकल रहा है इसमें से, तो बढ़िया कॉफ़ी बन रही है। 169 की 150 रुपये की कॉफ़ी। साथ में मैंने पिज़्ज़ा के स्लाइस ले लिए हैं, एक हो गया, ये 2 पिज़्ज़ा के स्लाइस ले लिए हैं साथ में। और देखो कॉफ़ी का पूरा बड़ा गिलास है, सही है यार। स्कैंडिनेविया में महंगी थी यही कॉफ़ी, 2.5-3 यूरो की मिलती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती है। तो अभी मैं एक एरिया में घूम रहा हूँ, इस एरिया का नाम है क्रिएटिव सेंटर तेलेस्कीवी। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने स्ट्रीट आर्ट कर रखी है और क्रिएटिव चीज़ें हैं यहाँ पे बताई जाती है। तो अभी मैं बस उसी को देखने आया हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैसे कि कैफ़ेज़ वगैरह दिख रहे हैं, और मतलब आर्ट गैलरीज़ और इस टाइप की चीज़ें। बाकी यहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। जैसे मेरे पीछे देखोगे पुरानी बिल्डिंग्स को इन्होंने पेंट कर रखा है स्ट्रीट आर्ट लगा के, और काफ़ी सुंदर बना रखा है।
अब साल 2011 के आते आते यहाँ पे 99% जो सरकारी सर्विसेज थी वो सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी थी। अगर आपने बिज़नेस खोलना है, अगर आपने टैक्स भरना है, तो सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाता था। और फिर यहाँ की सरकार 2014 में एक ई रेजिडेंसी इंट्रोड्यूस करती है, जिसके चलते कि अगर आप किसी भी देश के नागरिक हो, आप 170 कंट्रीज़ में से किसी भी देश के नागरिक हो, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन बिज़नेस कंपनी खड़ी करना चाहते हो एस्टोनिया में, यहाँ के टैक्स के नियमों का फ़ायदा उठा के, तो आप इजीली कर सकते हो। आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। और उसकी वजह से लाखों लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस खड़ा किया, यहाँ पे आए बिना ही। तो ई रेजिडेंसी कार्ड कुछ यूरोज़ भरने के बाद, कुछ हज़ारों रुपये भरने के बाद आपको यहाँ की एक रेजिडेंसी मिल जाती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है। हम इंडियंस, पाकिस्तानी सब लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और आप यहाँ की मतलब आपको काइंड ऑफ यहाँ की नागरिकता मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, और उससे आप यहाँ पे पूरा बिज़नेस अपना खड़ा कर सकते हो। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजिटल डेवलपमेंट देखने को मिली। देखो यहाँ पे पूरा एक ऐसा एरिया बना हुआ है जिस पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रीट आर्ट, और यहाँ पे कैफ़ेज़, और यहाँ पे सब गलियाँ वगैरह भी बहुत ही देखो आपको अच्छी मिलेंगी। ठीक है, ये देखो ये पूरा कैफ़े बना हुआ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ये देखो यार, यहाँ पे इसी हिपस्टर एरिया में ना, ये जो मैंने आपको स्ट्रीट आर्ट वाला सारा एरिया दिखाया, इसी के अंदर यहाँ पे कोई ऐसी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, ख़तरनाक सी लग रही है। देखो इस पे पूरा पेंट वेंट करके रखा हुआ है, और लिखा हुआ है न्यू अमेरिकन कुजीन, अमेरिकन फूड, बैड हैबिट, ये वो, बड़ी जैंकी सी लग रही है। एक यहाँ पे ना ये अजीब सी ट्रेन खड़ी कर रखी है, और इस जगह का नाम है डिपो। इसकी जगह अंदर जाके देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है, तो अभी के टाइम पे तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ज़रा एक बार अंदर जाके देखते तो हैं क्या माहौल है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ऐसे ना कंटेनर्स के अंदर रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं, फूड स्टॉल बने होते हैं स्ट्रीट फूड के। तो मोस्टली सभी दुकानें आपको देखो ये कंटेनर के अंदर मिलेंगी। जैसे जो कंटेनर सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक और ट्रेन में यूज़ किए जाते हैं, शिप्स वगैरह में जाते हैं, उन्हीं में ही पूरी मार्केट बनी हुई है। काफ़ी सही मार्केट लग रही है। देखो फ़िश एंड चिप्स मिल रहे हैं यहाँ पे भाई। फिर यहाँ पे देखो ये ट्रेन भी खड़ी हुई है, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पीटूस। इसके ज़रा आसपास जाके देखते हैं। ये भी एक कैफ़े टाइप से ही लग रहा है। ये देखो ये इस टाइप के बने हुए हैं, रेस्टोरेंट है, लिखा भी हुआ है रेस्तोरान। और यहाँ पे इसमें ऐसी एंट्री बनी होती है। ये तो खैर किचन की एंट्री है, पर यहाँ पे बाहर भी सिटिंग एरिया है, और ट्रेन टाइप रेस्टोरेंट है। तो ये है माहौल। बाकी वैसे भी ना यहाँ पे ये कंटेनर वाला सीन बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी यहाँ पे एक पॉपुलर होटल भी है जिसमें आप एक कंटेनर रूम में रुक सकते हो। तो वो भी काफ़ी चीज़ आइकॉनिक है। काफ़ी लोग जो तलिन में आते हैं वो इन्हीं कंटेनर हाउसेस में रुकते हैं। एक अच्छा वो हो जाता है, मतलब चेंज मिल जाता है, आपको एक नई जगह पे रुकने का मौका मिल जाता है। काफ़ी कूल एरिया है भाई, यहाँ पे लोग चिल काटने आते हैं। और ये देखो यहाँ पे बसेस के अंदर भी काफ़ी एक रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है। कैसे देखो बस को पेंट वेंट करके इन्होंने बढ़िया करके तैयार कर रखा है। इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्रिट्ज काला। अभी के लिए बंद है। शाम के टाइम मोस्टली यहाँ पे जो इवनिंग लाइफ शुरू होती है, नाइट लाइफ शुरू होती है, तब ये ज़्यादा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ के लोगों की, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस कंट्री की। लगभग 14-15 लाख लोग के आसपास यहाँ पे रहते हैं। हमारी दिल्ली में 30, जहाँ पे 3 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। और मोस्टली लोग मतलब आधी यहाँ की जनसंख्या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जिसमें अलग अलग क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। कई लोग ऑर्थोडॉक्स को फॉलो करते हैं, कई लोग जो लूथरन क्रिश्चियनिटी होती है उसको फॉलो करते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे भाई कोई धर्म नहीं है, वो वाले चिल काटने वाले एथिस्ट लोग भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी ना, क्योंकि ये एक सोवियत कंट्री है, एक्स सोवियत कंट्री है, तो यहाँ पे अक्सर आपको ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पे लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे साथ में वोडका पीते हुए। ये भी ना सुबह सुबह का टाइम है, दिन दहाड़े यहाँ पे लोग वोडका पीनी शुरू कर देते हैं पब्लिक प्लेस में बैठे हुए। तो ये आपको भाई दिखा दिया मैंने एक्स सोवियत कंट्री का सच्चाई। और भाई किसी किसी की वोडका ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हाल भी हो सकता है। देखो अच्छा, जब इतनी सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई थी तो यहाँ पे मतलब अब बाकी कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने लगी, तो यहाँ पे अटैक्स का खतरा और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो सिक्योरिटी इम्प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत आन पड़ी थी। तो साल 2017 में यहाँ पे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, जिसको अगर मैं जो इंजीनियर्स लोग हैं या फिर आईटी में काम करते हैं उनको शायद पता होगा, लेकिन जो नहीं करते उनको मैं आसान भाषा में बता देता हूँ कि कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिससे करने के मतलब यहाँ का जो सेफ़ डाटा है, जो कि डाटा है मतलब गवर्नमेंट वगैरह का सब जो डाटा होता है वो थोड़ा सा और सुरक्षित हो जाता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने वो वाली टेक्नोलॉजी अपना ली, जिससे कि यहाँ का डाटा काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हो गया। अभी मैं यहाँ के ना हाई टेक मतलब जो यहाँ का डाउनटाउन एरिया है उसमें हूँ, जो मॉडर्न डाउनटाउन एरिया है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी,
ठीक है, ये देखो भाई कितनी तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग्स हैं और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप और बड़ी बड़ी कंपनीज भी दिखाई देंगी। जैसे आपको देखो कॉन्सेंट्रिक्स, ये वो, इन सब के ऑफिसेज़ यहाँ पे बने होते हैं। ये काफ़ी यहाँ की बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है, स्काई ऑन बिल्डिंग है। इसमें भी सारी आपकी मॉडर्न आपको कंपनीज़ वगैरह मिलेंगी, जो डिजिटल कंपनीज़ वगैरह की इनकी सब कंपनीज़ होती हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कितना एडवांस ये शहर हो चुका है, ये आप यहाँ की बिल्डिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। इस डिजिटलाइजेशन की वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज की बचत तो होती ही है। यहाँ पे पेपर का यूज़ करना बिल्कुल ही बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे करप्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हैं। आपको कुछ भी काम करना है, आप सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट खोलो और आप अपना वो काम कर सकते हो। तो वो सब तो फ़ायदे हुए ही, साथ ही में यहाँ पे ईजी इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी मिलने की वजह से भाई काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हुए कि भाई यहाँ पे आके हम अपना काम करते हैं, अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार्टअप कल्चर भी जनरेट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी नई नई कंपनीज़ यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। और इसी वजह से यहाँ काफ़ी पॉपुलर कंपनीज़ हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो उनका ओरिजिन अगर एस्टोनिया में हुआ है तो आप भी जान के चौंक जाओगे। आप लोग जानते होंगे स्काइप के बारे में, जो हम वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ करते आए हैं हमेशा से। अब तो शायद उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है, लेकिन जब वो स्टार्ट हुई थी वो एस्टोनिया में ही स्टार्ट हुई थी, इसी तालिन, इसी शहर में ही उस कंपनी को स्टार्ट किया गया था। साथ ही में कंपनी जैसे कि बोल्ट एक ऊबर है, यूरोप की ऊबर है। यहाँ पे ऊबर से ज़्यादा बोल्ट को यूज़ किया जाता है। टैक्सी सर्विसेज है, जैसी अपनी ओला होगी। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मैं खुद भी काफ़ी बार यूज़ करता हूँ और वो भी यहीं की ही है, मतलब तालिन से ही स्टार्ट हुई है। और भी काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनीज़ हैं जिनका ओरिजिन तालिन से ही हुआ है। हालांकि एस्टोनिया इतनी छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ से ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ निकली हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, कंपनी इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई, विस्तार हो गई, गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इसके सारे डेटा को सेफ़ बना दिया। तो लोगों को यहाँ रहना अच्छा लगता है, यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है और इसी वजह से देश काफ़ी तरक्की भी करता जा रहा है। बाकी यहीं के हाईटेक डाउनटाउन में मेरे को इंडिया का झंडा दिखाई दिया। जब मैंने इंडिया के झंडे से थोड़ा सा, वो कितना लहरा रहा है भाई अपना झंडा, भाई सबसे अलग ही चमक रहा है। साथ में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है, एस्टोनिया का झंडा भी लगा हुआ है और उसके ऊपर आपको दिख रहा है भाई एम्बेसी ऑफ इंडिया। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, क्योंकि मैंने यहीं से ही बस ली थी, लेकिन दोबारा से मेरे को दिख गई भाई। यहाँ पर तो रहा नहीं गया, हिंदी में भी लिखा हुआ है भारत का राजदूतावास और साथ में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया। भाई कितनी तगड़ी बिल्डिंग में बना रखी है। बाकी ये पूरा एरिया ही काफ़ी यहाँ का हाईटेक एरिया है। सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनी हुई हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बने हुए हैं। तो ये भी साइड है तालिन की, एस्टोनिया की। बाकी मैंने आपको पुरानी साइड भी दिखाई, जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स हैं और वो सब चीज़ें भी हैं। और ये बिल्कुल नया टाइप का आर्किटेक्चर आप इस शहर में देख सकते हो। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि चलो वोटिंग तो एक बार को फिर भी समझ आती है, आपको यहाँ के और चीज़ें भी यहाँ पे सब डिजिटलाइज मिलेंगी। जैसे कि भाई अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र करानी है, जैसे हम रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं ना, उसके लिए भी आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। अगर आपको कोई केस करना है किसी के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम को यूज़ करना है, तो वो भी सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो भाई यहाँ पे मतलब आप जो सोचो वो काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, उसके बारे में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं अभी आपको एक जस्ट साइड दिखाना चाहता था इस कंट्री की, कैसे ये कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कैसी इतनी ज़्यादा डिजिटलाइज्ड ये आपको कंट्री, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिसको हम जानते नहीं हैं। तो वो मैं वो कंट्री आपके सामने लाना चाहता था। कैसा लगा ये वीडियो, ये एक्सपीरियंस, ये सारी नॉलेज एस्टोनिया और तालिन के बारे में जो मैंने आपको आज के वीडियो में बताई? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हो अच्छे और मुझे बताते हो कि भाई हमने देखा, यहाँ से देखा, अच्छा लगा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।